सबसे पहले बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की, जिन्होंने चुनाव आयोग पर विवादित बयान दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा, चुनाव आयोग के दफ्तर पर सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। तो ये अखिलेश यादव ने इस तरह से विवादित बयान दिया है। चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान 500 से ज्यादा शिकायतें समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को दी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है प्रशासनिक अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर। और इसी से बौखलाए अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग मर चुका है और इस पर सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स की हैं, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। लोकतंत्र में मैंने सभी प्रेस के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और तमाम लोगों को इन्वाइट किया था कि आकर के देखें कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने जा रहा है। तो अखिलेश यादव देखिए किस तरह से गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, प्रशासन पर गंभीर आरोप कि चुनाव ड्यूटी के दौरान प्रशासन ने भेदभाव वाला रवैया अपनाया, समाजवादी पार्टी के वोटर्स को डराया धमकाया गया, बूथ एजेंट्स को भगाया गया और इस तरह की 500 से ज्यादा शिकायतें समाजवादी पार्टी की ओर से दर्ज कराई गई, लेकिन किसी भी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से कि मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है और तमाम कर्मचारी, जो चुनाव आयोग के कर्मचारी, प्रशासन के कर्मचारी, उन्होंने भेदभाव वाला बर्ताव किया है। आरोपों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और यही वजह है कि अखिलेश यादव गुस्से में अब चुनाव आयोग को ही मरा हुआ बता रहे हैं। अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने निशाना साधा। इन्हें पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन है, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है। जनता का वोट है। जब आप 6 महीने पहले किसी ने कुछ नहीं दावा किया। 6 महीने पहले वही डबल इंजन सर, वही योगी महाराज जी वहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, यही डबल इंजन सर है। और अचानक आप सब ये हजम तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इससे ओछी राजनीति और सदन की गरिमा को इतना तार करेंगे विपक्ष, ये हम नहीं सो। विपक्ष अपने सबसे अजीब से रूप में आ चुका है। ये देश भी शॉक्ड है कि लोग कफन लेके अब पहुंच रहे हैं। अरे अखिलेश यादव की इस नाराजगी, उनके इस गुस्से के पीछे की वजह मिल्कीपुर में बम्पर वोटिंग बताई जा रही है। मिल्कीपुर में इस बार 65.35% मतदान हुआ, जबकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 60.23% वोटिंग हुई थी। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार मिल्कीपुर की जनता में खासा उत्साह देखा गया है और ज्यादा वोट परसेंटेज को कई सारे जानकार ये बता रहे हैं कि अब वहां पर बदलाव के लिए वोटर्स ने मत का इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। मिल्कीपुर के रण में जब नेताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए जनता उतरी तो सियासी संग्राम और तेज हो गया। विपक्ष वोट रोकने का आरोप लगाने लगा और प्रत्याशी पोलिंग एजेंट को धमकाने लगे। घाटमपुर मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद का बीजेपी पोलिंग एजेंट को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। तुम्हें दिक्कत है, मत करो, ठीक? ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या हुआ? 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओगे। आराम से रहो। हाथ मत लगाओ, ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? एक और प्रत्याशी का ये वीडियो सामने आया तो दूसरी ओर खुद सपा अध्यक्ष प्रशासन पर आरोप लगाते नजर आए।
एक फोटो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन लोगों के आधार कार्ड चेक कर रहा है, जिसे एसएसपी ने निराधार बताया। ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है, और कहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया जाए। बीजेपी ने भी अखिलेश के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी हारने लगती है तो अधिकारियों और ईवीएम को दोषी ठहराने लगती है। जब ये दल हारने लग जाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी प्रशासन को दोष देंगे, कभी दरोगा को दोष देंगे, तो कभी सरकारों को दोष देंगे, तो कभी धर्म को दोष देंगे, तो कभी जाति को दोष देंगे। इसके अलावा इनको अपनी सेवा पे तो भरोसा रहा नहीं, और सेवा के आधार पे इनको वोट भी नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये हताशा में जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं हार रहा हूं, और हारने के बाद मुझे क्या दुष्प्रचार करना है उसी की भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है, हम लोग भी कटिबद्ध हैं, सरकार भी। मेरी आवाज पहुंच रही हो? और उनके आरोप निराधार हैं, वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इस नाते इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि बाहर से बहुत से लोग बुलाकर और उनसे मतदान कराने के लिए, तो बहुत से लोग पहुंचे तो वहां पर उसकी चेकिंग हो रही है कि कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन बाहर का रहने वाला है, तो उसमें ये लोग पकड़ में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूट्यूबर बन के वहां पर घूम रहे हैं। तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच जनता के साथ ही बड़े नेताओं ने भी वोट डाले। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने इनायत नगर में मतदान किया, तो रुदौली से बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने घटोली में वोट डाला। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस स्थिति में पहुंच गई कि अपने उम्मीदवार की जमानत नहीं बचा पाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है वो साकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहा है, और आज के दिन यादों मतदाताओं में इस बात का काफी उत्साह है। समाजवादी पार्टी के पैर पहले ही चरण में उखड़ गए हैं। अब समाजवादी पार्टी का वोटर ही वोट डालने के लिए नहीं निकल रहा है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद लोगों को डरा और धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी इन पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के आरोप और बीजेपी के दावों के बीच निष्पक्ष मतदान पूरा कराने के लिए जिले के तमाम अधिकारी सतर्क नजर आए। जिला निर्वाचन अधिकारी खुद बूथों पर पहुंचे और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने का दावा किया। कुछ जगह पर मशीनें खराब थी और उसमें मुख्य रूप से वीवीपैट में कुछ समस्या आ रही थी, तो वीवीपैट ईसीआई गाइडलाइन के हिसाब से उसको रिप्लेस किया गया इंजीनियर्स के साथ में। और इसके अलावा कहीं पर अगर शिकायत थी कि एजेंट्स नहीं बनाए जा रहे, एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, तो इन सभी का तत्काल जो है मौके पे भेज के जांच कराई गई। किसी भी बूथ एजेंट के द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल के किसी बूथ एजेंट के द्वारा कहीं से कोई शिकायत हमको नहीं दी गई है। बाकी लगातार सभी वरिष्ठ अधिकारीगण फील्ड में मौजूद हैं, सभी ड्यूटीज हमारी लगी हुई हैं, सभी ये सुनिश्चित करवाने की शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो। पूरे उत्साह के साथ मिल्कीपुर का चुनाव पूरा हुआ। अब फैसला 8 फरवरी को होगा, लेकिन जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सपा और बीजेपी आमने सामने दिख रही है, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह का हुआ है उससे फाइट टाइट हो गई है। अब इंतजार रिजल्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल पर लिव इन रिलेशनशिप का पहला रजिस्ट्रेशन किया गया। एक जोड़े ने यूसीसी पोर्टल पर यह रजिस्ट्रेशन कराया। बताया जा रहा है कि वो देहरादून के हैं, लेकिन यूसीसी में लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए 16 पेज का फॉर्म भरना है, जिसे लेकर कुछ परेशानियां भी हैं और कुछ भ्रम भी है। आज हम आपको लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड कराने से जुड़े तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करने वाली ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई और पहला रजिस्ट्रेशन भी हो गया और 2 अन्य एप्लीकेशन की जांच चल रही है। पहला रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है वो जोड़े यानी लड़का और लड़की दोनों हिंदू बताए जा रहे हैं। यूसीसी में लिव इन के लिए पहला रजिस्ट्रेशन, देहरादून में एक जोड़े ने करवाया रजिस्ट्रेशन, 2 अन्य एप्लीकेशन पर हो रहा विचार। रजिस्ट्रेशन के लिए 16 पेज का फॉर्म भरा गया। लिव इन जोड़े की पूरी जानकारी गोपनीय रहेगी। पोर्टल पर पूरी तरह से गोपनीय है डेटा, सिर्फ रजिस्ट्रार देख सकेंगे पर्सनल जानकारी, अन्य किसी तरह से जानकारी नहीं दी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप में उत्तराखंड में पहला मामला रजिस्टर्ड हुआ है। एक दंपति ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा 2 अन्य जोड़ों ने भी इसके लिए आवेदन किया है जो अभी जांच के प्रोसेस में हैं। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अब आपको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इसके एवज में आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है या फिर 25,000 का अर्थदंड भी आप पर लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही सजाएं आप पर तय की जा सकती हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अस्तित्व में आए लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है तो युवाओं में भी इसको लेकर नेगेटिव राय है। यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप पर उत्तराखंड में नई बहस छिड़ी हुई है, लेकिन उसमें एक परेशानी 16 पन्नों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है। मैं आपको दिखाता हूं कि वो प्रक्रिया किस तरीके से होती है और मैं अपने साथी से कहूंगा वो थोड़ा सा इस स्क्रीन की ओर दिखाएं। ये स्क्रीन जो है दरअसल ये यूसीसी की पोर्टल है जिसमें सबसे पहले रजिस्टर कराना होता है। मैंने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अब ये बोलता है सर्विसेज आप क्या लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर शादी के रजिस्ट्रेशन की बात है, तलाक लेने की बात है, लिव इन रिलेशनशिप, ये देखिए ये कॉलम, ये जब आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये 2 चीज को मांगता है कि आप नए लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना चाहते हैं या जो ऑलरेडी एक लिव इन रिलेशनशिप है उसके लिए आप दोबारा से उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट आप चाह रहे हैं। तो जब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इसमें पहला कॉलम ही ये आता है कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल है। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि रिलेशनशिप के लिए आप लिव इन रिलेशनशिप यानी साथ साथ रहने के लिए, बिना विवाह के साथ साथ रहने के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप लोकेशन कौन सी जगह से हैं, इस तरीके से लोकेशन आप करेंगे तो आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से बाहर के हैं, ये इसमें बताना होगा। इसके बाद जब ये डाल दिया तो अगला चरण जाएगा, फिर जो महिला है लिव इन रिलेशनशिप में उसका आधार नंबर यहाँ डालना है और इस तरीके से उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, महिला का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से सब कुछ ढेर सारी डिटेल इसमें मांगी गई है। उनका नेशनैलिटी क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, रिलीजन क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये देखेगा कि वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, इस्लामिस्ट हैं, सिख हैं, इस तरीके से अलग अलग रिलीजन की बात है। क्या उनके पहले कोई लिव इन रिलेशनशिप थे, इसकी भी जानकारी देनी है। ये जब दे दिया तो इसके समर्थन में यहाँ डॉक्यूमेंट लगाने हैं और डॉक्यूमेंट जब आपने लगा दिए इसमें भी अलग अलग है, फोटो लगनी है, फोटो पुरुष की लगनी है और उसके बाद लास्ट में होना है डिक्लेरेशन कि मैं इस चीज की घोषणा करता हूँ। 16 पन्नों के फॉर्म में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनको लेकर लोगों में भ्रम है। एक भ्रम ये है कि लिव इन में रहने के लिए धर्म गुरुओं से अनुमति लेनी होगी, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ऐसा प्रावधान यूसीसी के नियमावली में नहीं है। उसमें ऐसे रिश्तों के मध्य क्योंकि विवाह अनुमन्य नहीं है तो क्या आप लिव इन अनुमन्य करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जिसमें कजन मैरिज होती है, तो वो उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स और उनके अपनी परंपराएं हैं, तो उनको इसमें संरक्षित करा गया है, उनको इसमें एग्जेम्प्ट करा गया है। तो यदि अगर कहीं मामा और बुआ के बच्चों में विवाह होता है और वो परंपराएं लंबे समय से चली आ रही हैं, तो वो यदि लिव इन में रहना चाहते हैं ऐसे 2 लोग, तो उन्हें सहूलियत दी गई है कि वो एक ये सर्टिफिकेट अपने धार्मिक गुरुओं से ये दिला देंगे कि इस समुदाय में ये परंपराएं लंबे समय से चली आ रही हैं, जिसके कारण उनका लिव इन पंजीकृत हो सके। तो ये सहूलियत दी गई है। यानी लिव इन में रहने के लिए किसी पंडित या मौलवी की अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन ये प्रावधान विशेष समुदाय के लिए दिए गए हैं जिनमें कजन मैरिज जैसी प्रथाएं हैं। उनमें भी उनके धर्मगुरु सिर्फ ये बताएंगे कि उनके समुदाय में ऐसी प्रथा है या नहीं।
सरकार का दावा है कि लिव इन में रहने के लिए दी गई जानकारी पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होगी, यानी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी, लेकिन लोगों का मानना है कि इससे उनकी प्राइवेसी को खतरा है। वो उनका पर्सनल मैटर है, कुछ भी करे अपना अपना पर्सनल मैटर, मतलब अब मैच्योर हो गए लोग तो अपना पर्सनल मैटर अच्छा बुरा समझ सकते हैं। सरकार को इस चीज में ज्यादा दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई मतलब अपने रिलेशनशिप में है उसके लिए बहुत गलत है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी में बात जा रही है और मैं इसकी मतलब बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मतलब बिल्कुल जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, घर हो गए, लोगों की गरीबी होगी, इनमें ध्यान ना देते हुए बस इस चीज में वो ध्यान दे रहे हैं कि गर्ल्स बॉयज बस उल्टे सीधे चीजों में ध्यान दिया जा रहा है। काफी हद तक इसमें सामाजिक समस्याएं जिस प्रकार है, सामाजिक जीवन को जिस प्रकार एक सही दिशा में ले जाने का काम किया गया है, काफी सराहनीय काम है। आप इसमें एक अगर पॉइंट देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें कहा गया है कि यदि किसी कपल को रिलेशनशिप में रहना या लिव इन में रहना है तो उसे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तलाक संबंधी भी इसमें बातें हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सही समाज की दिशा की ओर एक कदम है। बहरहाल यूसीसी और खासकर लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद और बहस के बीच लिव इन का पहला रजिस्ट्रेशन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। देहरादून से सुनील प्रभात, न्यूज़ 18।